हेलो हाय बच्चों, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेके आपकी 12th क्लास का। तो ये हमारा पहला यहाँ पे आपके लिए मैं चैप्टर लेकर आ गई हूँ, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। तो मेरा नाम है सुरभि शर्मा, जो कि आपको आज से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जाऊँगी। ठीक है, तो चलो फिर आज का सब्जेक्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ स्क्रीन पे। तो देखिए बेटा, ये चैप्टर आपने तो पहले देखा ही होगा, जिसने नहीं देखा है वो ध्यान से देख लीजिए। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ना ही ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ना ही ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें हमें छोटी छोटी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे कैसे पावर्स में आई, एंड उनका यूरोपियन यूनियन एक इसमें मेन टॉपिक रहने वाला है। उस पर तो आपको हमेशा क्वेश्चन पुट होता ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, इसका पहले आप मीनिंग समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। यार देखो, हमारे यहाँ पे जब यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उससे पहले के जो नेशंस थे, कंट्रीज़ थी, उसमें क्या होता था, उसमें कोई तो देश या तो आगे ग्रो नहीं कर पाता था, और कुछ कुछ को इतनी पावर मिल जाती थी, वो आज तक उनका इन्फ्लुएंस चलता आया है। समझ गए। एंड इस चैप्टर में हम सेम वही पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में कौन कौन से देश के पास कितनी कितनी पावर थी, कैसी कैसी उनकी इकोनॉमी थी, एंड कैसा कैसा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जिसके ऊपर आपको पहले ही क्वेश्चन पुट हो जाता है। एंड सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक कवर करके बता देती हूँ कि इसमें कितने टॉपिक आने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहले हमारे इसमें रहता है यूरोपियन यूनियन करके, फिर आपका दूसरा टॉपिक रहता है आसियान, एंड देन इमर्जिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 3 टॉपिक सबसे आने वाले हैं। इनको तो आप बस आज से ही रेडी कर लो, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में चाहिए अच्छे खासे मार्क्स, बुक्स थोड़ा सा, बट आपके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, जो कि हमें एंड एग्ज़ाम एंड डे पे हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर्स अलग अलग नेशंस में कैसे मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। वो उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ी, कैसे राइज हुई, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका कैसे आया। तो यहाँ पे है बेटा यूरोपियन इंटीग्रेशन। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आ रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। उसी के नीचे ये आपको कुछ स्लाइड वो नहीं हो रही, हाँ, तो आपको ये यहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं ना जी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 12 स्टार्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, नेशन को, यूरोपियन यूनियन को। तो इसमें क्या बताया गया बच्चे, इसमें आपको बताया जाता है, ये देखिए, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे यूरोप जो था वो धीरे धीरे करके इतनी बड़ी पावर बन गया कि उसमें कोई बाहर का देश आकर नहीं घुस सकता था, क्योंकि वो खुद से ही इतनी बड़ी पावर बन गया था। ठीक है, तो ये उसके क्या है, एक सिंबल भी बोल सकते हो, या हमारे देश की तरह एक नक्शा भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया यूरोपियन यूनियन कैसा दिखने में इसका सिंबल था। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। क्या हुआ था, सबसे पहले आपको पता था हमारे देश में बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, 2 सुपर पावर्स होती थी। ठीक है, कौन कौन से देश थे उन सुपर पावर्स में, पहला यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन बोला जाता था, सोशल रिपब्लिक, है ना, लाइक दैट। और दूसरा कौन था, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर। उन दोनों में क्या हुआ, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, कोल्ड वॉर हुई, मतलब बहुत सारा वहाँ पे होकर वहाँ से क्या हुआ, हमारा
यूरोपियन यूनियन बनकर आया, ठीक है। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945, ये ऐड कब हुआ? आफ्टर दी कोल्ड वॉर, ठीक है। इसकी मदद से हमारा यूरोपियन यूनियन बन गया, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? हमें एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सेटल डाउन हो, ठीक है। उन्होंने किस दौरान ये हमें एड दी? एक मार्शल प्लान की दौरान, ठीक है। ये मार्शल प्लान जो था इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बेटा ये क्या था मार्शल प्लान? ये मार्शल प्लान था जो कि अमेरिका ने प्रोवाइड किया था इनको, यूरोप को उस टाइम पे, जो कि ये बोलते थे कि भैया हमने तुम्हारी मदद की है तो अब जाकर आप क्या करो? अपनी इकोनॉमी में काम करो। हमने तुम्हारी मदद की तो हम तुम्हारे साथ हैं भैया, और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। इनका ये एक प्लान था, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनका काम प्लान इनका पूरा कामयाब हुआ या क्या हुआ इसमें, ठीक है। तो याद रखना, यूरोपियन इंटीग्रेशन कब हुआ? यूरोपियन इंटीग्रेट कैसे हुआ, जुड़ा कैसे और एक यूरोप कैसे बना? ये सबसे ज़्यादा मदद की इनकी कोल्ड वॉर ने, जो कि किसमें? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। उसने इसको ऐड करवाया यूरोपियन इंटीग्रेशन की मदद करने के लिए, उसको बनाने के लिए। फिर अमेरिका ने क्या किया? इनकी यूरोप की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मार्शल प्लान बनाया, जिसमें क्या किया इन्होंने? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, इनको पैसे दिए, कुछ लोन दिया, तो इनकी मदद करने के लिए इनको ये प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन was established in 1948 to channel aid to the West European states। क्या था बेटा? यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, जो एस्टैब्लिश हुआ 1948 में टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट, कि यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए भाई। वो कैसे बढ़ जाए? क्योंकि ये चाहते थे अगर हम यूरोप की मदद करेंगे, क्योंकि भाई आने वाले टाइम पे ना सेकंड मोस्ट कंट्री ये बनने वाली थी जो सबसे टॉप पे चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया? मार्शल प्लान के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया यूरोप में। तो इन्होंने ये किया कि यूरोपियन स्टेट्स को क्या किया? अपना डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश इन, देखो यूरोप का काउंसिल कब बना था? ये बेटा यही चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। कब बना था, इनके काउंसिल कब बने थे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, ये आपको एमसीक्यूज में आ जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो 1949 में इनका क्या बना था? काउंसिल ऑफ यूरोप बना था। वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉरपोरेशन, इनका ये बन गया। उसके बाद क्या हुआ? इनका पॉलिटिकल कॉरपोरेशन इसकी वजह से क्या होने लगा? स्ट्रॉन्ग होने लगा। उसके बाद The process of economic integration of European capitalist countries proceeds leading to the formation of the European Cooperation Community in 1957। तो क्या हुआ था यहाँ पे? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री। तो यार यहाँ पे क्या था ना, पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ये बिलीव रखते थे, लाइक लिमिटेड सोर्सेज अपने लोगों को दे दिए एंड उसी पे काम करो एंड उसी से प्रॉफिट लो, ठीक है। ये ना पूरी फ्रीडम नहीं दी थी इन्होंने लोगों को, प्राइवेटाइजेशन इन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे। तो इन्होंने इस पे भी एक कम्युनिटी बनाई अपनी 1957 में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इनकी टाइमलाइन क्या क्या थी, किसकी? यूरोप कब बना था, किस डेट पे वो बना, और क्या क्या हेल्प किया यूरोप बनने में, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज फॉर्म्ड इन, कब बना था? 1948 में, आपको पीछे दिखाया था 1948 में, ठीक है। उसके बाद 1949 में इनका काउंसिल ऑफ यूरोप बन गया, ठीक है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1957। ये कुछ आपको कम्युनिटीज़, कमोडिटीज़ ये कब बनी थी, कब फ्रेम हुआ था, बेटा ये चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आपको आके कोई रिटेन नहीं करवाएगा, क्लास में आओगे देखोगे, थोड़ा एक दिन भी देखोगे याद आएगा।
दूसरे दिन रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे आपको तब भी याद आएगा, ठीक है। तो वो तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है यार ये यूरोपियन यूनियन तो बन गया, लेकिन ये बना कैसे था यार, मेन रीज़न क्या था इसके पीछे। अरे मैम आप कह रहे हो यूरोपियन यूनियन बन गया, यूरोपियन भाई बना कैसे, सोवियत ब्लॉक फॉल होने की वजह से। अब ये सोवियत ब्लॉक क्या था, ये सोवियत ब्लॉक था बेटा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत सोशल रिपब्लिक, है ना, ठीक है। इसमें क्या था, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसए यूएसएसआर सबसे पहले दो सुपर पावर्स थी, इन दोनों में क्या हुई, कोल्ड वॉर हुई। जो यूएसएसआर था वो खुद ही क्या हो गया, डिमिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, फॉल डाउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसकी खुद की स्टेट्स, उसकी खुद के लोग ही आपस में क्या हो गए, बिड़ गए। क्यों, डोमिनेशन ऑफ द रशिया की वजह से। क्या हुआ, रशिया सॉरी वहाँ पे पूरा डोमिनेशन चलता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश को ही क्या करवा दिया, ख़त्म ही करवा दिया, भैया यहाँ पे तो सिर्फ डोमिनेशन चल रहा है, हमें तुम्हारे साथ जुड़े हुए नहीं रहना। तो वहाँ से क्या हुआ, ये दो सुपर पावर खुद में ही ख़त्म। जो यूएसए है वो तो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग रह गई, आज तक उसको सुपर पावर बोलते आए हैं, बट जो यूएसएसआर था ना वो वहीं पे ख़त्म हो गया। चलिए समझ आ गया ना कैसे कैसे यूरोप बना था बेटा, बस यही समझना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ये पॉइंट्स हैं कुछ आपको ये समझने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, हाँ। तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश, जब सोवियत ब्लॉक टूट गया, बिखर गया, टूट गए, यूएसएसआर, सोवियत ब्लॉक को हम बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, ये जब टूट गया, कोलैप्स हो गया, यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टैब्लिश, तब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन एक अच्छे तरीके से बन गया बेटा, एस्टैब्लिश हो गया। फिर क्या हुआ, इट हैज़ इट्स, क्या था, सबसे पहले कोई भी कंट्री बनती है, कोई भी नेशन होता है, उसका एक अपना फ्लैग होना ज़रूरी है, उसकी अपनी एक एंथम होना ज़रूरी है, कल्चर होना ज़रूरी है ना। तो उसी तरह से यूरोप में भी क्या हुआ, इनका एक अपना फ्लैग, ठीक है, अपनी पहचान हो गई, एंथम आ गई, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी, पैसा भी इनका अपना बनना शुरू हो गया। अब आपको समझ आ रही है कैसे कैसे ये धीरे धीरे पावर में आया। कोई भी देश जब बनता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो ये चीज़ें आप उसके साथ भी पढ़ रहे हो, दो दो चीज़ों को इंटरलिंक करके आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005, ये क्या हो गई, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई 2005 में, ठीक है। इट हैड अ जीडीपी ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016। सोच रहे हो, देख रहे हो ना, इस चैप्टर में क्यों, इस बुक में ये चैप्टर क्यों डाला गया, क्योंकि बेटा ये कुछ 2-3 नेशंस थे, इन्हीं की करेंसी बनी, इन्हीं की अपनी एंथम्स बनी, और ये इतनी पावरफुल हो गए कि बेटा हमारे गुरुओं को भी ये बुक्स में डालनी पड़ी, ठीक है। तो ये था इनका कुछ हिस्ट्री। तो आगे क्या था, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर देन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका जो शेयर था वो यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ ही थोड़ा सा पीछे रह गया था, ये उसी के लेवल पे बढ़ना शुरू हो गया था। इट्स करेंसी द यूरो, इसकी करेंसी का क्या नाम था, यूरो, ठीक है, याद रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर, क्या हो गया, इनकी यूरो करेंसी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, इनको क्या हो गया, एक ना ये डोमिनेंस देने लगे यूएस डॉलर को, भाई हम तुम्हारे कम्पीट में आने वाले हैं, आप बच के रहो, ठीक है, वैसा इन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, मिलिट्री, द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी समझ आ गया आपको, क्या था, यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्मी, वो भी क्या हो गई थी, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इनकी मिलिट्री भी सेकंड लार्जेस्ट बन चुकी थी इस टाइम पे 2016 में 5 से, ठीक है। उसके बाद इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, ये भी क्या हो गया, सेकंड मोस्ट बन गया भैया, यूएसए के बाद
ये क्या हो गया, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन गई थी उस टाइम पे। वन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स फ्रांस एंड ब्रिटेन ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। भैया इतनी चीज़ें इन्होंने रेडी कर दी थी, आओ और आज ही तुम्हें गाड़ के जाएंगे, ऐसी ऐसी इन्होंने इकोनॉमी बना दी थी। अब आप बताओ क्यों हम ये चैप्टर में ये इन्होंने क्यों डाला होगा, समझ रहे हो ना, कितनी प्रोग्रेस की होगी इन्होंने अपने देश को बिल्ड करने के लिए, अपने नेशनल एंथम को बिल्ड करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड, यार ये तो क्या आ गया मैम, यही तो चीज़ें हमें देश में चाहिए होती हैं। जी सही पकड़े हो, ठीक है। इनकी स्पेस एंड कम्युनिकेशन भी क्या हो गई, वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया सबके लिए, ठीक है। इतना इन्होंने इस पे काम कर लिया कि सभी इसको यूज़ में आ गए, सभी इस देश को मानने लग पड़ा कि सच में इन्होंने कुछ कर दिखाया है भाई। उसके बाद ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड, क्या था, ऑन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्राउंड की तरफ से इसको देखे, ब्रिटेन एंड फ्रांस द टू मेंबर ऑफ द, किसके मेंबर बन गए ये, रुको रुको आगे दिखाती हूँ, किसके मेंबर बन गए थे ये यार, ये ना इन्होंने एक कॉपरेशन में ऐड करवा दिया था। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन एंड फ्रांस ना एक यूएन काउंसिल में ऐड थे। तो यूएन काउंसिल आपको पता है ना क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो पूरे वर्ल्ड में भी ना इलेक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे भी ऐड करवाते हैं। और ये ना उनके मेंबर्स थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि हमारे दोस्त थे इस समय में, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट था यहाँ पे। उसके बाद क्या है, अब आपको मैं एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ इस टॉपिक का, यूरोपियन यूनियन का। देखिए हमने पढ़ा सबसे पहले यूरोपियन यूनियन कैसे बना, किसकी मदद से बना, वो किसकी मदद से बना गया, जब दो सुपर पावर्स क्या हो गई, कोल्ड वॉर हुई उनके बीच में, उसने मदद की हमारी यूरोपियन यूनियन को बनाने में। क्या हुआ, यूएसए तो बन गया है ना। यूएसए कैसे बना, क्योंकि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके ही देश में आ गया, उनको डोमिनेंस झेलनी पड़ी रशिया की, किसको, यूएसएसआर को, ठीक है। वो वैसे ही ख़त्म हो गया, पीछे रह गया हमारा यूएसए। तो यूएसए अपना देश बन गया। तो बाकी के देश सोच रहे थे भाई हमें भी तो कुछ करना है ना देश में, सिर्फ एक ही बंदा कैसे ऊपर 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 जा सकता है, हमारा देश पीछे क्यों रहे। तो इसकी मदद से, कोल्ड वॉर की मदद से बाकी देशों के बीच में क्या आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा कि बे अब हमें जल्दी से जल्दी अपनी नेशन बनाना है, अपनी सिटी डेवलप करनी है, अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इसीलिए आपका ये यूरोपियन यूनियन बना था। अब समझ आ गया इसमें क्या क्या था, हमने पूरा पढ़ लिया कब फॉर्म हुआ था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, इसको बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं मैम, आप तो न्यू वर्ड्स लेकर आ रहे हो, तो बच्चे ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, यही एक दो इसमें टॉपिक्स है, यही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ना है, ठीक है। टफ नहीं है ये भी एक क्या था, नेशन था। आपको सामने इतने अच्छे अच्छे से आपके सामने हम लेकर आए हैं जिससे आपको मज़ेदार पढ़ाई समझ आएगी। आसियान एक नेशन था जो कि बहुत सारी कंट्रीज से, बहुत सारे नेशन से ना मिलकर बना था, ठीक है। तो आसियान में क्या क्या आता है, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई, डोसिलम। मैम बहुत टफ वर्ड सुना रहे हो, क्या इतनी टफ है पॉलिटिकल साइंस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। आपको बस याद रखना है कि आसियान में कौन कौन से देश आते थे, कभी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको अच्छे से पढ़ना है या थोड़ा थोड़ा सही पढ़ना है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें कौन कौन से देश आते थे, ठीक है। तो ये था हमारा सारे नेशन जो हमारी आसियान में आते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जो हमारी साउदर्न ईस्ट नेशन में पढ़ते हैं। ये पूरी जो बन गई थी उसी को नाम दे दिया था आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न आसियान, ठीक है। तो इसमें क्या था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
आसियान नेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1967। कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1967 में बाय फाइव कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डेक्लेरेशन। बैंकॉक डेक्लेरेशन साइन करने के बाद ये नेशन बना, ठीक है। तो इसमें हम क्या, सबसे पहले इसमें देखिए इसका क्या सिंबल था? पैडी राइस। वर्ड सुना है? नहीं सुना? चलो आसानी से पढ़ते हैं, पैडी राइस क्या होता है। देखिए बेटा, ये आपको दिख रहे हैं कुछ चावल, तो कहीं से नहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ, जब हम चावल भिगोते हैं, है ना, जब हमने खेतों में लगाए होते हैं चावल, उसका लेफ्ट ओवर वो जो सूखा सूखा सा रह जाता है, ठीक है, लंबे लंबे से उसके रह जाते हैं चावल निकालने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैडी राइस। क्या बोलते हैं? पैडी राइस, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, पैडी राइस, ठीक है। ये पूरा उसकी तरह दिख रहा है। देखिए, चावल के दाने ले लिए, खत्म हो गए, अब यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ सूखे सूखे चावल के बीज बोए हुए रह गए, उनकी लंबी लंबी लकड़ियाँ टाइप रह गई, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पैडी राइस। उसकी तरह इसका क्या था? सिंबल था। किसका? आसियान का, ठीक है। उसके आगे इसमें ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, बस हमें यही याद रखना था। उसके आगे, ऑन द आसियान लोगो द 10 स्टॉल्स ऑफ पैडी राइस, यही बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। पैडी राइस रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। समझ आ रहा है कितने देश थे? मैम हमें नाम तो याद नहीं रहने वाले, बस ये याद रखना है कि 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी। किसमें? आसियान में, ठीक है। उसके बाद जो कि जुड़ी हुई थी, बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। क्या था? ये ना आपस में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए थे, मदद करते थे एक दूसरे की, कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम करो बट कुछ अच्छा करो देश के लिए, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज थी इसके साथ जुड़ी हुई? 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ आसियान। ये सर्कल क्या दिखाता है? कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बेशक लड़ाइयाँ जितनी मर्जी हो रही हैं, बस सिंबल इसका ऐसा दिखाता है कि हम सारे जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, बाउंड है सबके साथ, ठीक है। तो अब आगे क्या है, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। सिंबल क्या शो करता है इसका। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? किसका? क्या पढ़ रहे हैं हम? कमेंट्स में बता दो प्लीज़। हाँ, हम पढ़ रहे हैं आसियान के बारे में। तो बेटा आसियान 10 कंट्रीज़ का बना हुआ एक पार्ट था, जिसको आसियान नाम दे दिया था, कंट्री को पूरी आसियान नाम दे दिया था, ठीक है, जो यूनिटी में बना हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वर्क प्राइमरली टू एक्टिवेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू आउट दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मैम बहुत टफ है ये, नहीं, ये याद रख लो, सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये आसियान बनाया गया था। कि हम यूएसए से बहुत पीछे रह गए, यूरोपियन यूनियन से बहुत पीछे रह गए, चलिए अब देश में कुछ करते हैं। तो ये 10 देश जुड़ गए, इन्होंने ये और ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि हमें करना क्या है, एम क्या है? तो वो एम क्या थी इनकी? सोशल प्रोग्रेस पाने के लिए, समाज में क्या बहुत ज़्यादा तरक्की, कि हमसे पावरफुल कोई है ही नहीं, ठीक है। और कल्चरल डेवलपमेंट, लाइक हमारे कल्चर की क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद है अ सेकेंडरी, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? यार ये याद रखना, यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बाकी भूलना भूल जाओ, बस इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े थोड़े ना ज़्यादा याद रखना। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। क्या था? रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। तो ये इसका क्या था? सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। किसका? साथ साथ में याद रखो, आसियान का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आसियान कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द आसियान वे। सिंपल सी बात है, जिस देश में हम रहते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो हमें फॉलो अप करना ही पड़ता है ना।
तो वैसे इन्होंने भी अडॉप्ट की आसियान की वे एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेबल एंड कोऑपरेटिव। क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इंटरेक्शंस इनफॉर्मल वे में शुरू करवाई अपने लोगों के साथ, वहाँ वो किया, इंटरेक्ट किया, किसी को कॉन्फ्रंट नहीं करते थे, ठीक है, किसी की ये नहीं कि सुनना नहीं है, सबकी सुनते थे, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, सबके साथ कोऑपरेटिव थे उस टाइम पे ये। इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन आसियान कम्युनिटी कॉम्प्राइजिंग 3 पिलर्स। इन्होंने क्या किया, आसियान को और ग्रो करने के लिए क्या किया, 2-3 पिलर्स और बना दे। पिलर्स क्या होते हैं बेटा, क्या जो हम अपने आगे पीछे देखते हैं ब्रिजेस बनते हैं वो पिलर्स, हाँ वैसा अगर लेकर समझो, एग्जाम्पल वैसी लेकर समझना जो आपको समझ आए, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ा के चली जाऊँगी, पर बेटा आपको पढ़ना वो है जो आपको समझ आए, ना कि मुझे, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पे आपको बस पढ़ाना, बट आपको समझना वही हमारा मेन यहाँ पे काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। अच्छा मैम ये पिलर्स क्या होते हैं, तो बेटा यहाँ पे ये पिलर्स थे कि ये जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे बनाई थी इनको अलग अलग काम के लिए बना दो ताकि हमारा आसियान और ग्रो करे इन द पॉलिटिकल वे और इकोनॉमिकल वे, ठीक है, इकोनॉमिकली, और ये क्या करे, इंक्रीज हो, इन्फ्लुएंस हो, और भी क्या हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये सब इनके पिलर्स भी बना दिए भैया, बाकी हम काम देखते हैं, बट इनको इनका काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन पिलर्स को, ठीक है। पहला क्या था, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, नाम याद रख लेना, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये अपने अपने लेवल पे काम संभालेंगे टू ओवरकम द इकोनॉमी, टू प्रमोट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, समझ आ रही है। आगे बढ़े तो आगे क्या है, आसियान हैड सेवरल एग्रीमेंट्स इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, आसियान ने सेवरल एग्रीमेंट्स भी लोगों के साथ साइन करवाए इन प्लेस, जहाँ पे क्या हो, मेंबर स्टेट बने जो प्रॉमिस करे कि हमारे देश में क्या हो, पीस मेंटेन हो, स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन आए, इंटरफेरेंस ना आए बाहर की कहीं, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस। जो नेशंस में डिफरेंस है ना कि भाई ये नहीं देना लोगों को, वो नहीं देना, नहीं, हमें सब कुछ इक्वल रखना है अपनी सोसाइटी में। एंड सॉवरेन राइट्स, क्या हो, सॉवरेन क्या होता है, सब जुड़ जड़ के रहे एंड सबको इक्वालिटी मिले, ठीक है। तो सॉवरेन राइट सबको प्रोवाइड हो। सेकंड हमने लिखा हुआ है, आसियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ, इन्होंने किस पे फोकस किया, यूरो से अलग इन्होंने किस पे फोकस किया, यूएसए से भी, इन्होंने क्या बना दिया, फ्री ट्रेड एरिया, जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, देश आपस में मिलते हैं, काम करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर समझ लो फूड ख़त्म हो गया, वो हमें फूड प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो ये इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया भी बना दिया, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। कभी कभी हमारे देश में नहीं होती चीज़ें तो हमें दूसरे देश से लेनी ही पड़ती हैं, यही इन्वायरमेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना दिया, किसने, आसियान ने। ये चीज़ याद रखो यार जो पढ़ना है। उसके बाद आसियान विज़न क्या था 2020 में, जैसे अभी हम यही चीज़ ना चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे कि चाइना 2040 तक क्या क्या अभी तक सोच के रखा है, वैसे ही आसियान ने क्या क्या सोच के रखा था 2020 तक हम क्या क्या करेंगे। हैज़ डिफाइन एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्या विजन था इनका कि ये हैज़ डिफाइन एन आउटवर्ड लुकिंग फॉर रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। ये क्या करे,
बहुत सारी कम्युनिटीज़ तो अपने देश में बना ली इन्होंने, लेकिन जो इंटरनेशनली कम्युनिटीज़ बनी हुई है ना, वहाँ तक पहुँचना इनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, 2020 तक हम मैक्सिमम कम्युनिटीज़ को क्या कर ले, साइन कर ले इंटरनेशनली कम्युनिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद दिस बिल्ड्स ऑन द एक्सिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू इंकरेज ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ठीक है, अब और क्या बताया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए। इन्होंने रीजनल पीस के बारे में बोला कि भाई इनको रीजनल पीस चाहिए हुई थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल इनको वो करने थे, फॉलो करने थे। ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे देश में ऐसे ही सिस्टम चले। ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द आसियान स्टेट्स, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कम्युनिटीज़ पढ़ ली, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ इसने बनाई हुई थी। फिर हमने देखना है, अगला पॉइंट है इंडिया साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 आसियान मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। द आसियान इंडिया FTA केम इनटू, यार ये ना इंडिया ने भी साइन किया हुआ था, कौन सा, वही एग्रीमेंट FTA। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसने साइन किया था, हमारी इंडिया ने, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब हमने ना वो ख़त्म कर लिया अपना टॉपिक। ठीक है, कौन सा, आसियान वाला। आसियान वाले 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, कौन कौन से, यूरोपियन यूनियन और आसियान। ठीक है, ये 2 टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए। ये हमारे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो वापस आके क्लास में पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कैसे कैसे फ्रेम हुआ, कैसे कैसे पॉलिटिकली बढ़ा, कैसे कैसे इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुई इनका, आसियान का या यूरोपियन यूनियन में, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझ आया इसमें क्या क्या था, जल्दी बताओ, सब कुछ समझ आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा, द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी क्या हो गया कि चाइना की इकोनॉमी कैसे कैसे राइज हुई तब से लेके अब तक। ठीक है, ये कैसे कैसे इंक्रीज़ हुई यहाँ से। अब देखिए, हमें आज तक तो हम सिर्फ न्यूज़ में ही पढ़ते हैं ना कि चाइना सबसे ऊपर है, चाइना ने ये अडॉप्ट कर लिया, चाइना के पास ये है वो है, बट यार वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो चीज़ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे कि चाइना इमर्ज कैसे हुआ एज लाइक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग है कैसे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी पावर सिंस 1978। कब से ग्रो कर रहा है ये चाइना, पहले तो इक्वल ना ये बाकी देश की तरह ही होता था, छोटा मोटा ही देश होता था, बट 1978 से इन्होंने सच में फील्ड में आकर काम किया और तब से ये बहुत अच्छा इमर्ज हो रहा है। ठीक है, डेट याद रखना, कब से, 1978 से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द US एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। क्या हुआ, इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट लाइक सोचा इन्होंने कि यार हमें 2040 तक ना USA को डिफीट तो करना ही करना है, डिफीट इन द सेंस मारना नहीं है, उनको ख़त्म नहीं करना, बट उनकी इकोनॉमी की तरह हमें भी उनके बराबर बनना है और हमारा भी उतना ही क्या होना चाहिए, उनके डॉलर की तरह भाई हमारे पास भी करेंसी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हम सबसे हाई पे चलने वाला नेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट ना ओवरटेक करा उस समय, उसी समय में सोचा था इन्होंने। ठीक है, तो आगे क्या है, इट्स इकोनॉमी इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट आसियान ग्रोथ। क्या किया इन्होंने, इनका इकोनॉमिकली जो इंटीग्रेशन था बाकी रीजन से, मेक इट ए ड्राइवर ऑफ ईस्ट आसियान ग्रोथ। इन्होंने ना उस समय में भी क्या किया था, ये बहुत ना चालाक थे, इन्होंने उस समय में भी सोचते थे यार सबके साथ ना
लाइक रिश्ता बना के रखते हैं, फिर ही हम आगे क्या होंगे, अपने फील्ड पे काम कर पाएंगे। अगर सभी को हमने आज से बता दिया ना हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ये करने वाले हैं इतने ईयर्स में, फिर कुछ नहीं होगा। ये बस लगे रहे। उस समय में भी किसी को कुछ नहीं बताते थे, बस सबके साथ क्या करते थे, इंटीग्रेट होके रहते थे, जुड़ के रहते थे, ठीक है। तो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द Republic of China, People's Republic of China in 1949, under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. क्या हुआ ये, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। पहले तो आ गया हमारे पास यूरोपियन यूनियन, फिर आ गया आसियान। तो बेटा अब हम आए हैं चाइना वाले टॉपिक पे कि चाइना कैसे कैसे राइज हुआ है ना, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। अभी हम इसमें देखते हैं कि जो चाइना था ना, वो थर्ड स्टैंड कर रहा था उस समय में भी अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो रहा था, द राइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी अ नोटेबल फीचर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। उस समय से वो देखते आ रहा था कि मुझे 2040 तक भाई ये तो करना ही करना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कब से स्टार्ट किया था, हमने लास्ट में पढ़ा था। पहले ये बाकी नेशंस की तरह छोटा छोटा सा ही देश होता था, कोई काम नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। तो तब से इन्होंने सोचा कि 2040 तक हमने यूएसए को क्या करना है, धीरे धीरे कंपैरेटिवली उनके स्टैंड पे खड़े होना ही होना है। हमारी इकोनॉमी भी उनकी तरह इकोनॉमी बननी चाहिए, ठीक है, ये आप याद कर लो। उसके बाद क्या है, This model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on the scale that did not exist before, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। China ended its political and economical isolation with the establishment of relationship with the United States in 1972। क्या लिखा है इन्होंने, चाइना ने एंड की अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेट। वो ना सबसे क्या होता था, आइसोलेट भी होकर रखता, सबसे बचा बचा रहता था, ठीक है। वो बोलता था कि भैया हमारी जो जो हम प्रोजेक्ट सोच रहे हैं वो किसी को ना पता ना लगे। उस समय से ही वो इतना चालाक था कि वो यही सोच रखा था जो हमें काम करना है हमारे देश के अंदर ही करना है, किसी को बाहर पता ना चले। बस वो यूनाइट होके सबके साथ रहता था, बट अपने प्लान्स को किसी को बताता ही नहीं था, ठीक है। आइडिया मिला वो कैसे कैसे गेम खेल रहा था उस समय से और आज तक खेलता है। आज तक हमें नहीं पता कि चाइना क्या बनाने वाला है और कब वो ये चीज़ ले आएगा, बट हमारे देश में कुछ भी बन रहा हो भाई बाहर तक पहले ही बात पता होती है, ठीक है। तो आगे क्या है, प्रीमियर जाओ इनलाई प्रपोज द, इसमें थोड़े वर्ड्स वैसे हो गए हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो ये क्या था, शी इज़ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्या था, उस समय से ही बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुकी थी और आज तक बनती आ रही है। सबसे फास्टेस्ट कंट्री ये बनती आ गई है, आज तक ये चल रही है। 2040 तक ये पता नहीं क्या करेंगे, वो तो हमें भी नहीं पता। तो उसके आगे, द कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज फॉर्म्ड इन 1949, पीछे हमने पढ़ लिया। आफ्टर द चाइनीज़ रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप थी उस समय में, माओ टी टंग, ठीक है। माओ टी टंग की उस समय पे लीडरशिप थी। सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी वॉज अडॉप्टेड। इन्होंने क्या किया था, चाइना वालों ने, इन्होंने ना सोवियत ब्लॉक को अडॉप्ट किया था। उसमें क्या होता था, जो सोवियत ब्लॉक होता था ना, यहाँ पे सोवियत ब्लॉक, इसमें क्या होता था बेटा, ये ना कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे। कौन, यूएसएसआर। हम सोवियत यूनियन किसको बोलते थे, यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर। याद रखना जो दोनों पहले क्या थी, सुपर पावर्स थी, ठीक है। तो ये किसको वो करते थे, अडॉप्ट किसको करते थे, प्राइवेटाइजेशन को, कि क्या होगा, हमारी जो थोड़ी सी भी ज़मीन है ना, लोगों को डायरेक्टली मत दे दो, उनको हम खुद से काम लगाएंगे, वहाँ काम करवाएंगे और उनसे पैसा हड़प लेंगे पूरा। तो वही चीज़ें कौन कर रहा था, चाइना कर रहा था। किसके टाइम पे, लीडरशिप अंडर द माओ टी टंग, ठीक है। याद रखना, यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई ये सामने, ठीक है। उसके बाद बाय 1978 ये पढ़ लिया हमने, डेंग जियाओपिंग, देखिए नाम बड़ा अजीब सा है इसका, डेंग जियाओपिंग अनाउंस द ओपन डोर, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
ओपन डोर पॉलिसी क्या की, अनाउंस की गई। कैसे, ये क्या होती है ओपन डोर पॉलिसी, किसी को भी आइडिया है ये क्या होती है? इन्होंने क्या किया कि भाई अब तो दूसरे देशों का भी क्या करना पड़ेगा, हमें सजेशन लेना पड़ेगा, ओपन डोर पॉलिसी रखनी पड़ेगी, हमें भी अपने हाथ खोलने पड़ेंगे उनको कुछ कुछ देने के लिए। मैंने आपको बताया FTA इन्होंने क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, ये ओपन डोर पॉलिसी बना दी। आओ प्राइवेटाइजेशन है हमारे देश में, इंडस्ट्रीज बनाओ एंड ग्रो करो आके, ठीक है। ओपन डोर, दरवाजे खोल दिए इन्होंने, आइए एंड काम करिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये देखो यही बात की हमने, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 वॉज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन 1998। इस समय से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का काम होना शुरू हो गया। किस किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, लाइक इंडस्ट्रीज की फील्ड में, सब जगह क्या आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। कहाँ आ गया, चाइना में, ठीक है। उसके बाद ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकली जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेटअप एंटरप्राइज। समझ आ गया क्या बोला इन्होंने, कि भाई बाहर के कोई भी आओ, यहाँ आकर इंडस्ट्रीज खोलो, एग्रीकल्चर पे काम करो, जो करना है करो, बट प्रॉफिट शेयर जो होगा ना वो मैक्सिमम हमारा होगा। अगर आप एग्री करते हो तो आइए और काम करिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। वही चीज़ें आ गई भाई, गांव में तुम आओ काम खोलो बट प्रॉफिट हमें दे दो, वही सेम पॉइंट आई है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इस पे। देखिए ये क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या था, सेस जिसको बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी मदद से यही एक क्या बनाया हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई गई थी बाहर वाले ब्रिटिशर्स के लिए, बाहर के लोगों के लिए, कि यहाँ पे आकर अपना काम सेटअप करो और प्रॉफिट हमें दो, ठीक है। यही इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें क्या इन्होंने किया, इंक्रीज, इससे इनको प्रॉफिट क्यों मिलना, क्या मिलना था, ज़रूरत क्यों थी सेज की, क्योंकि इंक्रीज इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स उनको इंक्रीज करना, पहले तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। फिर इन्होंने सेज शुरू किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि इन्होंने बोला भाई हमारी इकोनॉमी, हमारी यहाँ के देश में आकर काम करिए एंड हमें प्रॉफिट दीजिए। उससे इनको क्या फ़ायदा मिलना था, इंक्रीज एक्सपोर्ट, बाहर ये अपना सामान भी बेच सकते थे जाकर, ठीक है, और प्रमोट कर सकते थे अपने देश को, अपनी चीज़ों को और प्रमोट कर सकते थे। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही थी इनकी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी इनको, बाहर जाकर काम करो, यहाँ काम करो, ठीक है। तो अर्न फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या होता है बेटा, ये आपके लिए न्यू टर्म होगी। फॉरेक्स होता है कि हम जब बाहर कभी भी दूसरे देश में जाते हैं उनकी करेंसी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेक्स, ठीक है। जैसे हम इंडिया में आएंगे ना तो बाहर के देश ना पहले ही करेंसी चेंज कर लेते हैं कि हमें इंडिया में जाके हमारी करेंसी तो यूज़ होगी नहीं, तो फिर वो अपनी दूसरी करेंसी, भाई इंडिया वाली करेंसी वहीं से लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इसका भी इनको ज़रूरत इसलिए थी, अर्न फॉरेक्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हुआ था, इनको लगा था अगर हम सेस बना देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, हमारे यहाँ पे न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो कि हमारे यहाँ पे है ही नहीं भाई, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखिए कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे चाइना के पास, बट हमारे इंडिया में तब तक कुछ भी नहीं था। चाइना ने ये चीज़ें सोच के रखी हुई थी, तो तभी वो आज तक सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इकोनॉमी बोली जाती है, ठीक है। और क्या है इसमें, The new trading laws and the creation of special economic zone led to the phenomenal rise in foreign trade and became the most important destination for foreign direct investment FDI anywhere in the world। बेटा ये वही सेम चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाकर इन्वेस्ट करो, पैसे कमाओ, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करो, प्रमोट करो, यही सब चीज़ें इसमें इन्होंने डाली हुई हैं, ठीक है। While the Chinese economy has improved, ठीक है, इसके साथ क्या हो रही थी, चाइनीज़ इकोनॉमी इम्प्रूव भी हो रही थी ड्रामेटिकली
दिन बर दिन, ठीक है। नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म्स। सिर्फ चाइना को ये रिफॉर्म्स नहीं मिल रहे थे, कैसे, बाहर वालों को भी ये रिफॉर्म्स के बेनिफिट मिल रहे थे, ठीक है। और क्या था इसमें, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन। क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही थी, राइज हो रही थी, राइज हो रही थी नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी लोगों को। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन, वो कैसे, इसमें क्या हो रहा था, देखो बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे थे, उनको जॉब्स मिल रही थी, लेकिन जो हमारे यहाँ के थे ना, वो क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज बैड। जो यहाँ की औरतें थी उनको पहले थोड़ा बहुत फिर भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से काम मिलता था, बट बाहर के जब लोग आने लगे तो भाई उनका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। हाउएवर रीजनल एंड ग्लोबल चाइना हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकन विद, ठीक है। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, ये ग्लोबली क्या किया इन्होंने, ऐसे ऐसे इन्होंने इन्फ्लुएंस अपना शुरू किया, बढ़ाया, बट अपने ही देश को क्या होने लगा, धीरे 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 नुकसान होने लगा। किस किस फील्ड में, हर फील्ड में नहीं, ठीक है। तो आगे क्या है, हिस्टोरिकली, अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। कौन सा, राइज इन द चाइनीज इकोनॉमी, वो हमारा टॉपिक वहीं पे खत्म हुआ है। ओवरऑल व्यू मैं आपको उसका एंड में दे दूंगी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, ठीक है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे थे, कैसे हैं, वो हम इसमें थोड़ा सा आइडिया लेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, हिस्टोरिकली देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या होता था पुराने टाइम पे, क्या होता था, देयर वाज अ वेरी लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। कोई पॉलिटिकली और कल्चरल इंटरेक्शन इंडिया और चाइना के बीच में नहीं होते थे पहले, ठीक है। अभी भी उतने ही नहीं होते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल ही नहीं होते थे। After independence, both states were involved in difference arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of Sino-Indian border. क्या हुआ था यार, जब चाइना वाले ये तिब्बत के बारे में सोचने लग पड़े कि यार ये तो हमें वश में करना ही करना है, उसके बाद क्या हुआ, फिर बैटल ग्राउंड पे आए दोनों देश और इनके बीच में हुई बहस, लड़ाइयाँ बहुत सारा। लेकिन जो तिब्बत था, जिसमें जहाँ पे क्या बन गया, अब एक बॉर्डर बन गया, वो किसने ले लिया, वो किसके कब्जे में आ गया, चाइना के कब्जे में आ गया, ठीक है। कब आया था, 1950 में। एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द, और इसकी सेटलमेंट क्या हुई, सिनो इंडियन बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। किस किस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 में जो हमारे दो देशों में लड़ाइयाँ हुई थी, उससे क्या हुआ, इन विच इंडिया सफर्स मिलिट्री रिवर्सेस had long term implementations for India and China relations। क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारा ना सफ़र किया, मिलिट्री रिजर्व्स इनको मिले, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो गई, लंबे समय के लिए लड़ाइयाँ इनके बीच में शुरू हो गई, बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू हो गई। किसकी वजह से, ये बॉर्डर की वजह से, कि भाई तिब्बत कौन ले गया, चाइना ले गया, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स इनके बीच में क्रिएट हुए, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड। क्या हो गया, जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, ठीक है, वो क्या हो गए, इनकी डाउनग्रेडिंग हो गई। पहले तो फिर थोड़े ठीक चलते थे, बट आफ्टर द तिब्बत टेक ओवर बाय चाइना, ये क्या हो गया, डिग्रेडिंग हो गया भैया, ठीक है, 1976 में, ठीक है। ये याद रखना, डेट्स याद रखना इसमें। उसके बाद After the change in China's political leadership from the mid to late 1970, China's policy became more reasonable and less ideological। क्या हुआ, आफ्टर द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप, जब इनकी लीडरशिप चेंज हुई थोड़ी सी, फिर क्या हुआ यहाँ पे, फ्रॉम द मिड टू लेट 1970s में चाइना पॉलिसी बिकेम मोर रीजनेबल एंड लेस आइडियोलॉजिकल। तब से क्या हुआ, इंडिया को ना थोड़ा थोड़ा ये ना इलॉजिकल लगना शुरू हो गई, ठीक है। फिर अगला क्या है इसमें, थोड़ा साथ में हो गया ये,
दे हैड लिमिटेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशनशिप इन द एंशेंट पीरियड। तो एंशेंट पीरियड में क्या था यार, इनका ना पॉलिटिकल और सारे रिलेशन जो थे ना वो डाउनग्रेड हो गए थे। कुछ खास रिलेशन उस समय से ही इनके बनना ख़त्म हो गए थे, जो कि आज भी उतने ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट वॉज होप दैट द टू कंट्रीज वुड जॉइन हैंड। क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने सोचा कि यार अब तो हमें हाथ मिलाना पड़ेगा, पर तभी भी क्या हुआ, मैंने आपको बताया तिब्बत टेक ओवर कर दिया इन्होंने, तभी भी इनसे ये भी मौका इनसे छीन लिया गया दोनों देशों से, ठीक है। फॉर द वाइल द स्लोगन क्या चलता था उस समय पे, हिंदी चीनी बाय बाय। चाइना वालों ने ये स्लोगन बनाया था भैया, वो बोलते थे हिंदी चीनी बाय बाय, इंडिया और चाइना क्या है, बाय बाय। बट आफ्टर द तिब्बत, वही सेम चीज़ मैं बोलूँगी, क्या हो गया वहीं पे, क्या हो गया, डाउनग्रेड हो गई सारी चीज़ें, सब कुछ क्या हो गया, नीचे नीचे जाता हुआ दिखना शुरू हो गया। वॉज पॉपुलर इन बोथ कंट्रीज, ये क्या हो गया, स्लोगन उस समय में बहुत फेमस हो गया था। द बॉर्डर इशूज मेड द टू कंट्री हॉस्टाइल टू ईच अदर, वही चीज़ आपको सेम समझा दी, ठीक है। रिलेशन सीम टू इम्प्रूव विद द सीरीज ऑफ टॉक्स एंड द बॉर्डर इशूज वॉज सेटल इन 1981, ठीक है। तो कौन कौन से रीजंस थे बेटा जो इंडिया और चाइना को और सॉलिड बनाते हैं, ठीक है, इनके रिलेशन को और सॉलिड बनाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड टू चाइना 1988। क्या हुआ था, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया, चाइना में एक बार विजिट किया 1988 में, जो कि इनकी थोड़ी सी ना इम्प्रूवमेंट हुई थी इनके रिलेशन में। भाई पहले तो ये ना एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो गए थे, लेकिन 1988 में राजीव गांधी जी ने बोला कि रुक जाओ, बहुत कुछ होता है देश में, तिब्बत तुमने ले लिया, बट आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे साइन एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज। उस समय फिर इन्होंने क्या किया, कल्चरली चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका ना साइंस और टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होने, बातचीत होना धीरे धीरे शुरू हो गई कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, वो हमें एडवाइस देते थे, हम उनको एडवाइस देते थे, तो हमारा रिलेशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद है दे म्यूचुअली ओपन बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। क्या किया इन्होंने एक चीज़ साइन की कि भैया बॉर्डर तो खुले रखो, कम से कम बॉर्डर तो बंद मत कर दो, पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी पर आगे का फ्यूचर देखते हैं अब। तो ये इस तरह से कुछ इंडिया और चाइना का रिलेशन है तब से अब तक, ठीक है, समझ आ गया आप सबको। तो ये था हमारा इंडिया और चाइना का रिलेशन, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। चलो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, ये आपको मैंने वन शॉट पूरा दे दिया है। अब किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया, क्या टॉपिक नहीं समझ आया, वो कमेंट में बता दो, और वापस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो होप आप सबको बढ़िया समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।